मोस्ट ऑफ द केसेस कनाडा और वगैरह के लिए तो वीज़ा आइल्स वगैरह तो रिक्वायर्ड होता है। तो आपके केस में क्या है, रिक्वायर्ड था आइल्स? अच्छा, अब मेरा जो केस था, एक तो अब कनाडा की अगर वीज़ा एप्लीकेशन की बात करें तो इसके जो है हमारे पास दो रूट है, एक SDS है और एक नॉन SDS है। पाकिस्तान जो है वो SDS के अंडर फॉल करता है। जैसे मैंने जर्मनी से अब अप्लाई किया है तो जर्मनी SDS के अंडर फॉल नहीं करता। तो अगर तो पाकिस्तान से आप अप्लाई कर रहे हैं, आप SDS और नॉन SDS दोनों अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन जर्मनी या किसी ऐसे आप कंट्री से अप्लाई कर रहे हैं जो SDS के अंडर फॉल नहीं करता, तो फिर आपको नॉन SDS अप्लाई करना पड़ेगा। अब SDS का ये केस होता है कि उसमें आपको फर्स्ट ईयर की ट्यूशन फ़ी पेमेंट रिक्वायर होती है और साथ में GIC होता है जो कि ब्लॉक अकाउंट होता है, वो दोनों आपको रिक्वायर होते हैं, और साथ में आइल्स भी जो है वो रिक्वायर होता है। और नॉन SDS में मेरे ख्याल में आइल्स भी नहीं रिक्वायर होता, GIC भी नहीं रिक्वायर होता और फ़ी पेमेंट भी नहीं रिक्वायर होती। तो अगर तो फंडिंग का केस है तो उसमें तो आप फंडिंग लेटर्स वगैरह लगाएंगे तो उससे काम चल जाएगा। और अगर आपके पास कोई स्टेटमेंट वगैरह है या फंड्स अवेलेबल हैं या कोई प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट्स हैं, कुछ भी है, तो वो अच्छा है कि आप जो है वो भी शो करवा दें। लेकिन फंडिंग से भी सिर्फ काम चल जाता है। लेकिन अगर फंडिंग नहीं है तो फिर तो ऑब्वियसली आपको फाइनेंशियल स्टेटस अपना प्रूव करना पड़ेगा। तो मैंने जर्मनी से नॉन SDS अप्लाई किया था और बेसिकली मैंने जो है आपने आइल्स के बारे में पूछा तो मेरा ये केस था कि नॉन SDS में मेरे ख्याल में आइल्स तो रिक्वायर नहीं होता, लेकिन मेरी यूनिवर्सिटी की तरफ से जो है वो आइल्स की रिक्वायरमेंट थी। यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो की जो सिविल इंजीनियरिंग है, मेरी डायरेक्ट एंट्री PhD इन सिविल इंजीनियरिंग है, तो सिविल एंड मिनरल इंजीनियरिंग का जो डिपार्टमेंट है उसकी रिक्वायरमेंट है मिनिमम ओवरऑल 7 बैंड्स विद नो लेस देन 6.5। तो वो जो है आइल्स को सेंड करने का, तो मैंने ऑलरेडी आइल्स दिया हुआ था, तो वो फिर मैंने उन्हें सेंड कर दिया और उसको ही मैंने अपनी वीज़ा एप्लीकेशन में भी अटैच किया। तो बेसिकली मैंने फंडिंग लेटर्स भी अटैच किए थे, मेरे पास कुछ पर्सनल फंड्स अवेलेबल थे वो भी मैंने शो करवा दिए थे, पेरेंट्स की सैलरी स्लिप्स भी मैंने लगा दी थी, कुछ प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट्स भी लगा दिए थे, और बाकी SOP भी आपने लिखनी होती है, स्टेटमेंट ऑफ पर्पज़। तो उसमें आपने समझ लें कि अपनी पाकिस्तान के साथ टाइज शो करनी होती हैं, अपनी फाइनेंशियल जो कंडीशन है वो प्रूव करनी होती है कि लाइक उधर जाके आप फाइनेंसिस कैसे मैनेज करेंगे। अगर आपकी फंडिंग है तो आप बता सकते हैं कि मेरी फ़ीस पेमेंट इधर से आ रही है, इतना स्टाइपेंड मुझे मिल रहा है, ये सारी चीज़ें हो जाती हैं। फिर उसके बाद आपने ये बताना होता है कि आप पाकिस्तान वापस आएंगे तो आपके पास अपने मुल्क में जो है वो जॉब अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल होंगी या नहीं, या आपकी फ्यूचर प्लान्स क्या हैं। बेसिकली जब आप SOP लिखते हैं तो उसमें आपने यही बताना होता है कि मैं उधर से डिग्री करके तो बैक आऊँगा और इधर आके ये काम करूँगा। लाइक कि अगर PhD की बात करें तो मोस्टली एकेडमिया इसमें आती है, तो इसमें आप कह सकते हैं कि मैं पाकिस्तान आके टीचिंग कर सकता हूँ, एज अ रिसर्चर काम कर सकता हूँ। बाकी आप एज अ कंसल्टेंट भी, अब सिविल की बात करें तो इसमें आप कंसल्टेंसी वगैरह में भी काम कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें मीन्स कि आपने उन्हें ये प्रूव करना होता है कि मेरा जो बेसिक मकसद है जाने का वो सिर्फ पढ़ाई है और उसके बाद मैं वापस आऊँ। ठीक है सर, करना जी। बहुत बहुत शुक्रिया उज़ैर भाई आपके टाइम का, आपने माशाल्लाह बहुत बरीफ अंदाज से हमारे व्यूअर्स को समझाया ये चीज़। तो आई होप कि ये वीडियो से बहुत सारे लोगों का फ़ायदा होगा।